राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। पिछली क्लास में हमने प्रगतिवाद को समाप्त किया था और इस क्लास में हम देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक, प्रगतिवाद तक हमने गोविंद पांडे की बुक में आदिकाल से लेकर प्रगतिवाद तक क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तारसप्तक से माना जा सकता है। तारसप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 से। अज्ञे के संपादकत्व में एक तारसप्तक प्रकाशित होता है जिसमें 7 कवि संग्रहित हैं। उसी के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं, पर प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। किस निबंध में किया? तो उनका एक निबंध था प्रयोगवादी रचनाएं, इसी में उन्होंने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो प्रश्न बनता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 शतक प्रकाशित हो चुके हैं जो कि निम्न हैं। पहला है तारसप्तक 1943, दूसरा शतक 1951, तीसरा शतक 1959, चौथा शतक 1979। तो तारसप्तक 43, दूसरा शतक 51, तीसरा 59, चौथा 79। 43, 51, 59, 79। अज्ञे जी ने तारसप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो ये ध्यान देंगे। प्रश्न बनता है कि अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? तो तारसप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। फिर आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक की भूमिका में देखिए क्या लिखा है। अज्ञे जी लिखते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये पूछता है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। अज्ञे ने ये कथन किस शब्दक की भूमिका में कही है? तो ये कथन दूसरे शब्दक की भूमिका में कहे हैं। और राहों का अन्वेषी वाला कथन वो तारसप्तक की भूमिका में कहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक और कथन कहते हैं दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी। क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो 2 कथन वो दूसरे सप्तक की भूमिका में कहते हैं। एक तो प्रयोग अपने में इष्ट नहीं है, और एक कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हमें वादी कहना या कवितावादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है। तो 2 कथन दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने कहा है, ये आप ध्यान देंगे। और तारसप्तक की भूमिका में राहों का अन्वेषी कहा है। चलिए आगे देखते हैं। तारसप्तक में संकलित कुछ कवि हैं, उनका
विवरण हम देखेंगे काल क्रमानुसार। तार सप्तक 1943 में 7 कवि संकलित हैं, तो इन 7 कवियों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे अज्ञेय जी। अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911, निधन 1987 में। जन्म स्थान इनका देवरिया है। फिर रामविलास शर्मा हैं, 1912 में जन्मे हैं, उन्नाव के हैं। फिर मुक्ति बोध है जो 1917 में जन्मे हैं, ग्वालियर के। प्रभाकर माचवे हैं जिनका उपनाम बलवंत है। प्रभाकर माचवे बलवंत, ये भी 17 में जन्मे हैं, ग्वालियर में। नेमीचंद जैन हैं, 1918 में जन्मे हैं, आगरा में। गिरजा कुमार माथुर 1918 में, मध्य प्रदेश में। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में, मथुरा में। तो 7 कवि तार सप्तक में हैं। अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, आपने ट्रिक से याद किया होगा, अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, और प्रभा तो प्र से प्रभाकर माचवे, और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो ये 7 कवि हो गए। सबका डेट भी आपको ध्यान देना है, जन्म वर्ष, क्रम पूछ देता है कभी कभी। तो अज्ञेय 1911 के, रामविलास शर्मा 1912 के, मुक्तिबोध 17 के, माचवे 17 के, नेमीचंद और गिरजा कुमार 18 के, भारत भूषण 19 के। तो ये हुए तार सप्तक में संकलित कवि। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सप्तक में संकलित कवियों को काल क्रमानुसार, ठीक, जो 1951 में प्रकाशित होता है। तार सप्तक आपका आता है 1943 में, पर दूसरा सप्तक आता है 1951 में। तो दूसरा सप्तक हम देखेंगे। दूसरा सप्तक में भी 7 कवि हैं। तो सबसे पहले हैं शमशेर बहादुर सिंह, 1911 में जन्म होता है, देहरादून। फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, 1913 में जन्म होता है, होशंगाबाद। फिर शकुंत माथुर हैं, 1922 में जन्म होता है, दिल्ली। फिर हरि नारायण व्यास है, 1923 में जन्म होता है, मध्य प्रदेश में। फिर नरेश मेहता 1924 में जन्म होता है, गुजरात में। 1922 में मिलता है नरेश मेहता का, 24 में मिलता है। फिर धर्मवीर भारती 1926 इलाहाबाद, रघुवीर सहाय 1929 लखनऊ। तो ये 7 कवि आपके दूसरे सप्तक में हैं। शमशेर बहादुर 1911, भवानी 1913, शकुंत माथुर 1922, हरिनारायण व्यास 1923, नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर सहाय 1929। तो दूसरा सप्तक में जो कवि हैं इनको हमने ट्रिक से याद किया था, शशधर हनभ। पहला का अमुने गिरा प्रभा, और दूसरा सप्तक के कवियों का ट्रिक है शशधर हनभ। सब अलग अलग ट्रिक बनाए हैं, पर मैंने शशधर हनभ से याद किया। स से शमशेर बहादुर सिंह, फिर दूसरे स से शकुंत माथुर, फिर ध से धर्मवीर भारती, र से रघुवीर सहाय, ह से हरिनारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, और न से नरेश मेहता। तो ये हो गए आपके दूसरे सप्तक के कवि। अब आते हैं आपके तीसरे सप्तक में संकलित कवि, उनको हम देखेंगे। तीसरा सप्तक का प्रकाशन होता है 1959 में। तार सप्तक 43, दूसरा 1951, तीसरा 1959। तो तीसरा सप्तक में संकलित कवि हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जिनका जन्म 1919 में होता है, रायबरेली के थे। फिर है मदन वात्स्यायन 1922 में, विजय देव नारायण शाही 24 में, कुंवर नारायण 27 में फैजाबाद के थे। सक्सेना भी 27 में बस्ती जिला के थे। केदारनाथ सिंह 1932 में, कीर्ति चौधरी 1935 में उन्नाव। तो तीसरा सप्तक में 7 कवि कौन कौन हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं 1999 में, मदन वात्स्यायन हैं 22 में, शाही आपके 24 में, कुंवर नारायण आपके 27 में, सक्सेना भी 27 में, केदारनाथ सिंह 32, कीर्ति चौधरी 35। तो इसका हमने ट्रिक याद किया है, प्र कु की के विषम। तीसरे सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक है प्र कु की के विषम।
प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, के से केदारनाथ सिंह, वी से विजय देव नारायण शाही, स से सक्सेना, म से मदनवा स्यायत। तो हो तो गया। प्रकूकी के विषम 7 कवि आपके आ गए। इसके बाद अब हम देखेंगे चौथे सप्तक, जो हमारा अंतिम सप्तक है, जिसका प्रकाशन 1979 में होता है। तो इसमें संकलित कवियों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चौथे सप्तक में है आपके अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये आपके चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथा सप्तक उतना खास नहीं है, यहाँ से बस पूछता है सुमन राजे। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? सुमन राजे हैं। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1979 में हुआ। तो अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज है, स्वदेश भारती है, नंद किशोराचार्य है, सुमन राजे हैं, श्रीराम वर्मा है और राजेंद्र किशोर है। तो इस प्रकार हमने चारों सप्तक अपना कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हुए? अज्ञेय जी हुए। रामविलास शर्मा ने लिखा है, क्या लिखा है देखिए। वो लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। तो ध्यान देंगे, ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। क्या लिखा है? इनका कथन है, तो ध्यान देने लायक कथन है कि प्रयोगवाद कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा, एक नए पथ पे अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये नए कवि अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो ये रामविलास जी का कथन था। अब हम देखेंगे प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पे 7 प्रवृत्ति दी गई हैं प्रयोगवाद की विशेषता। तो पहला है, इसमें अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है। दूसरा, यथार्थवाद का आग्रह है। तीसरा, इसमें निराशावाद है। चौथा, बौद्धिकता का प्राधान्य है। पांचवा, उपमानों की नवीनता है। छठवां, साधारण विषयों का निरूपण है। और सातवां, भाषा का प्रयोग है। तो इसमें अहमवादी प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी प्रयोगवाद में। यथार्थवाद का आग्रह दिखेगा, निराशावाद दिखेगा, बौद्धिकता का प्राधान्य दिखेगा, उपमानों की नवीनता दिखेगी, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। किससे? प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स से प्रभावित था और प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के बारे में कुछ विद्वानों के मत हैं, कथन हैं, उनको भी देख लेते हैं, जो कि बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। नगेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। ये किसका कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर आते हैं केसरी कुमार, ये कहते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये किसका कथन है? तो केसरी कुमार का है। फिर तीसरा है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये कौन कहता है? तो रघुवीर सहाय कहते हैं कि जो प्रयोग है वो कलात्मक अनुभव का क्षण है। फिर एक रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, ये देखिए क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसी ही रचना के हित में
प्रयोग की। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो 4 कथन हमने देखा। शैलीगत विद्रोह नगेंद्र का मोस्ट है, दृष्टिकोण का अनुसंधान केसरी कुमार, कलात्मक अनुभव का क्षण रघुवीर सहाय, और समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अब आता है हमारा प्रपद्यवाद। अब हम किसे देखेंगे? प्रपद्यवाद, जो प्रयोगवाद के साथ ही चलता है। इसका प्रकाशन होता है 1956 में। तो प्रश्न बनता है, प्रपद्यवाद का समय बताइए। प्रपद्यवाद प्रकाशन में कब आता है? 1956 में आता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। तो प्रपद्यवाद के प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। तो पूछेगा प्रपद्यवाद का दूसरा नाम बताइए। तो प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मान के नकेन बनता है। तो प्रपद्यवाद में 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा हैं और केसरी कुमार हैं और एक नरेश है। तो इन तीनों के नामों का पहला अक्षर आप लेंगे तो नकेन बन जाएगा। न से नलिन, के से केसरी कुमार, न से नरेश। तो इसीलिए इसे नकेनवाद भी कहा जाता है। अब देखिए दिया है क्या? दिया है कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर ये है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। तो ये प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में अंतर है, मेन अंतर है कि जो प्रपद्यवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता है, ठीक, और जो प्रयोगवाद है वो प्रयोग को साधन मानता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है? कहते हैं कि नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन था। आगे देखिए, सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाश निकलता है और उसी में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो हमने प्रपद्यवाद देखा, प्रयोगवाद की विशेषता देखी। अब हम देखेंगे नई कविता। अभी हम लोग कवि नहीं देख रहे, अभी हम लोग क्या देख रहे? विशेषता, प्रवृत्ति देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं कि आखिर वो है क्या, उसकी समय सीमा क्या है, प्रवर्तक कौन है। तो ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं। कवि तो हम सब देखेंगे, आएंगे सब एक ही साथ। तो अब आती है हमारी नई कविता। नई कविता 1954 में। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो प्रयोगवाद नाम दिया था नंद दुलारे ने, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय थे, लेकिन नई कविता नाम दिया है अज्ञेय जी ने अपने एक रेडियो में, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोग तो अज्ञेय ने कर दिया शब्द का,
तो आरंभ माना जाता है जगदीश गुप्त ने एक पत्रिका निकाली, नई कविता 1954 में ही। तो इसी पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त हुए। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं, ये ध्यान देंगे। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। तो बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 से मानते हैं और वो कहते हैं कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध, देखिए मुक्तिबोध क्या लिखते हैं। मुक्तिबोध का कहना है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं मुक्तिबोध कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं है, विविध है। धर्मवीर भारती ने लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज से इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो ये धर्मवीर भारती ने लिखा था कि जो नई कविता है वो पहली बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज या इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न माप के मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। आगे देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं, इनका देखेंगे। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की ही बात नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। तो इनका कथन थोड़ा अच्छा है, ध्यान देंगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी का पूछा जा सकता है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की ही बात नहीं है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन, इनकी पुस्तक थी भाषा संवेदना और सर्जन। इस पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, क्या लिखा है कि लिखते हैं कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता स्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। कौन कहता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इनका ये कथन बड़ा अच्छा है राम स्वरूप जी का कि कविता जो उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। तो ये भी प्रश्न बनता है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? तो विजय देवनारायण शाही ने किया था। इनका एक निबंध भी है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पे एक बहस। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं। पहला तो इसमें अनुभूति की प्रामाणिकता है और दूसरा है बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं। पहला तो अनुभूति की प्रामाणिकता है और दूसरा बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। प्रश्न बना था, मैं नई कविता पढ़ाई थी तो आपसे पूछी थी कि कैक्टसवाद किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो नई कविता की। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो कैक्टस किसका प्रतीक है? अदम्य उत्साह, जीवनकांक्षा और अनगढ़ता का।
कैक्टसवाद का जन्म नई कविता में होता है। तो ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं हम अपने कवि और लेखकों पे। हमने प्रपद्यवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, ये सब इनके बारे में जानकारी हमने सामान्य जो थी ले लिया। प्रवर्तक कौन है, प्रयोग कौन किया, इनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में कथन क्या है। अब आते हैं अज्ञेय जी। हम देखेंगे किसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। तो चलिए इनको देखते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त नीचे दिया गया है, जिसको हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1911 में और निधन होता है 1987 में। इनके पिता थे हीरानंद और इनकी माता थी वयंती देवी। इनका प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत, ये मोस्ट है। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह आपसे पूछा जाएगा तो अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है। और इनका अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। प्रथम भग्नदूत, अंतिम ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो ये आपको दोनों ध्यान देने हैं। अज्ञेय की रचनाएं हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। काव्य संग्रह यहाँ दिए गए हैं। भग्नदूत है 1933 में, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पे क्षणभर 1949, बावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सैवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांग पे छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। तो 17 रचनाएं हमने इनकी देखी। डेट आपको किसका ध्यान देना है? डेट आपको भग्नदूत का 33, चिंता का 42, इत्यलम का 46, हरी घास पे क्षणभर 49 में है और आंगन के पार द्वार 61 में है, कितनी नाव में कितनी बार 67 में है। तो इतनी रचनाओं का आपको डेट ध्यान देना है। तो 17 रचनाएं हमने अज्ञेय की देखी। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पे क्षणभर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरे शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पे छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो ये 17 रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। आगे देखिए, अज्ञेय जी अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। तो अज्ञेय जी अस्तित्ववाद में आस्था रखते थे। प्रयोगवाद की विशेषता ही अस्तित्ववाद से जुड़ती है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, छायावाद के सलाहका पुरुष निराला, प्रगतिवाद के सलाहका पुरुष नागार्जुन और प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहका पुरुष आपके अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्न हैं। इनकी कुछ फेमस कविताएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इनकी पहली कविता है असाध्य वीणा, दूसरी है कलगी बाजरे की, तीसरी है सांप, चौथा है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास भी है, कविता भी है। हरी घास पे क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ये 8 कविताएं अज्ञेय की हैं। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पे क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। आगे आइए, असाध्य वीणा जो है यह अज्ञेय की लंबी कविता है। प्रश्न पूछेगा अज्ञेय की लंबी कविता कौन सी है, विकल्प आपके सामने इनकी सारी कविताएं रख देगा। तो अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा है और इनकी व्यंग्यात्मक कविता सांप है। और असाध्य वीणा कविता का मूल भाव अहम का विसर्जन है। तो ये भी पूछ सकता है असाध्य वीणा कविता का मूल भाव क्या है, तो अहम का विसर्जन है।
तो हमने अपने अज्ञेय जी को क्या किया, पूरा किया। इसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब हम देखेंगे किसको, तो मुक्तिबोध जी को देखेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे और बड़े रचनाकार हैं। तो मुक्तिबोध को चलिए देखते हैं। प्रश्न यहीं से बहुत बनते हैं प्रश्न, तो इनको ध्यान देंगे आप। अब बारी है मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध पे हम लोग आते हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। पहला तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964, दूसरा है भूरी भूरी खाकदुल 1980। तो मुक्तिबोध की 2 काव्य रचनाएं हैं, दोनों का डेट भी ध्यान देंगे। चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाकदुल 1980। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं भी निम्नांकित हैं, जैसे अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। ये सब मुक्तिबोध की क्या है, कविताएं हैं। अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में जो मुक्तिबोध की रचना है, इसका पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। तो अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, इसका प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से होता है। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। पूछा जाता है ये कथन कि किसका है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। तो मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो कि निम्न है। तो अंधेरे में कविता के बारे में विभिन्न आलोचकों के अपने अपने कथन हैं, उनको भी हम देखेंगे। जैसे शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण किया गया है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं अंधेरे में कविता के बारे में कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण किया गया है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं इसके बारे में, अंधेरे में कविता के बारे में, कि अपराध भावना का अनुसंधान है ये। नामवर सिंह इनका ज़्यादा मोस्ट है, इनका तो प्रश्न बन चुका है कि अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है, तो नामवर सिंह ने कहा है। फिर इंद्रनाथ मदान है, ये क्या कहते हैं, तो ये आत्म संशोधन का अनुसंधान कहते हैं अंधेरे में कविता को। निर्मला जैन कहती हैं कि ये अंतःस्थल का विप्लव है। प्रभाकर माचवे अंधेरे में कविता को लावा कहते हैं, लावा है ये कविता। रामविलास शर्मा अंधेरे में को आरक्षित जीवन की कविता कहते हैं कि ये आरक्षित जीवन की कविता है। अब है राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है
और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। तो अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, ये चतुर्वेदी जी ने कहा है। तो आपको ध्यान किसका किसका कथन देना है? ध्यान आप देंगे नामवर सिंह का, इसके बाद प्रभाकर माचवे लावा बोले हैं, ये ध्यान देंगे, और रामविलास शर्मा आरक्षित जीवन की कविता बोले हैं, ये ध्यान देंगे। और रामस्वरूप चतुर्वेदी का ध्यान देंगे कि ये कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। ठीक, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। अब देखिए क्या कहते हैं वो। कहते हैं कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फिर कहते हैं कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गढ़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के ऐसे नियम होते हैं। तो ये मुक्तिबोध थे, फैंटेसी के बारे में कुछ बताते हैं। तो अब हमारे मुक्तिबोध भी क्या हुए? समाप्त हुए। फैंटेसी, अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में किए हैं, ये ध्यान देना है। तो हमने दो बड़े बड़े लेखकों को देखा, कवियों को देखा, अज्ञे को और मुक्तिबोध को। इसके बाद आते हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। तो हम इन्हें भी देख सकते हैं, चलिए, क्योंकि कल हमने बुक नहीं पढ़ा था ना, इसीलिए आज थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ देते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ था, हमने देखा था, दूसरे शतक में है। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह नीचे दिए गए हैं। 9 रचनाएं हैं, 9 आपको याद होनी चाहिए। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ मैं नहीं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का आत्मसंघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश में। तो कुछ कविताएं शमशेर बहादुर की, कुछ और कविताएं शमशेर बहादुर की, चुका भी हूँ मैं नहीं शमशेर बहादुर, इतने पास अपने शमशेर बहादुर, उदिता शमशेर बहादुर, अभिव्यक्ति का संघर्ष शमशेर बहादुर, बात बोलेगी शमशेर बहादुर, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये भी इन्हीं का है, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश में। तो सब रचनाएं ध्यान देंगे। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं विद्वानों के, उसको भी हमें ध्यान देना है, जो कि पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो अज्ञे जी का कथन है, जो कि मोस्ट है। इनको शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है। तो शमशेर को कवियों का कवि कहा किसने है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? तो अज्ञे ने कहा है। फिर है मलयज। मलयज कहते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये कौन कहता है? मलयज कहते हैं कि शमशेर जो हैं वो मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं, और शमशेर कवियों के कवि हैं, ये अज्ञे कहते हैं। मुक्तिबोध का देखिए, मुक्तिबोध क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने ही हाथों तैयार किया है, और उस भवन में जाने से मुक्तिबोध को डर लगता है। खुद भयंकर बातों के कवि थे, इनको क्यों डरना चाहिए, पर ये भी डर गए शमशेर के भवन में जाने से। तो ये मुक्तिबोध का कथन था। फिर अगला भी मुक्तिबोध का कथन देखिए, कहते हैं कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो शमशेर बहादुर को इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है कि इनकी जो मूल मनोवृत्ति है वो वैसी ही है।
फिर मुक्तिबोध कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि शमशेर बहादुर हैं। प्रणय जीवन के प्रसंग रसवादी कवि कौन है? शमशेर बहादुर, ये मुक्तिबोध कहते हैं। फिर आते हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। कौन कहते हैं? विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। आगे देखिए फिर क्या दिया है। रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का गद्य क्या है? हिंदी का जातीय गद्य है। तो ये भी अच्छा कथन है। उसके बाद है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? इनका कथन है कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनस्थितियों को उनकी कला साधती है। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन था। तो हमने शमशेर के बारे में इतने विद्वानों के कथन देखे। तो आपको याद, ध्यान तो सबको देना है, याद कौन करना है एकदम जरूरी। तो अज्ञेय का कथन ध्यान देना है। शमशेर कवियों के कवि हैं। शमशेर विजन के कवि नहीं, मुट्स के हैं। मलयज का ध्यान देना है। इसके बाद विष्णु खरे का ध्यान देना है, शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी का ध्यान देना है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। और एक मुक्तिबोध का ध्यान देना है, इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की जो मनोवृत्ति शमशेर की है, ये वाला ध्यान देना है। ठीक, बस इतना ही। चलिए आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। तो ये शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। फिर शमशेर कहते हैं कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। तो प्रश्न बनता है कि किस कवि ने कहा है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ? तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। इनकी चर्चित कविताएं हैं शमशेर बहादुर की, देखिए। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग इनकी लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मढ़ गया है राग, और समय साम्यवादी। तो समय साम्यवादी कविता शमशेर की है, और समय साम्यवादी नाम से किसी ने जीवनी भी लिखा है। तो आप मुझे बताएंगे कि समय साम्यवादी नाम से जीवनी किसने लिखा है, किसके ऊपर लिखा है? ठीक, कविता तो शमशेर ने लिखा है। तो कमेंट में आप लोग इसका जवाब देंगे। फिलहाल शमशेर की कविताओं पे आप ध्यान देंगे। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग इनकी बहुत मोस्ट लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, और समय साम्यवादी। तो हमने शमशेर बहादुर सिंह को क्या किया? कंप्लीट किया। इसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए भवानी प्रसाद मिश्र को देखते हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। तो कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। किसने कहा है? तो इनको उदय प्रकाश ने कहा है। कौन उदय प्रकाश? जो मोहनदास कहानी पे साहित्य अकादमी पाए हैं वही उदय प्रकाश हैं, जो भवानी को कविता का गांधी कहते हैं। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने खुद को गांधी का बेटा कहा है। उदय प्रकाश कहते हैं कि भवानी तुम कविता के गांधी हो, तो भवानी कहते हैं ना, मैं गांधी का बेटा हूँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र के कुछ चर्चित काव्य संग्रह हैं 18, जिनको आपको याद करना है। तो देखते हैं। पहला है इनका गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो,
परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी। तो ये 18 रचनाएं भवानी की हैं। गीत फरोस है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी इनका खंड काव्य है। कालजयी भवानी का काफ़ी फेमस खंड काव्य है 1980 में, तो ध्यान देना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञेय हैं और सहजता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे इनकी चर्चित कविता है कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोस। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो ध्यान देंगे, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं 5 यहाँ पे दी गई हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोस। तो भवानी प्रसाद मिश्र हमारी यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आते हैं नरेश मेहता। तो नरेश मेहता को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, सब आपको याद करनी है। तो कल हमने आपको वीडियो नहीं दिया था ना, इसीलिए हम आज आपको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। ठीक, ज़्यादा कम अपना चलता रहता है, पढ़ना ही है हम लोगों को। तो अब हम देखेंगे नरेश मेहता। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे इनके प्रमुख काव्य संग्रह पहले देखिए, 5 दिए गए हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। ये 5 इनके काव्य संग्रह है नरेश मेहता के। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। इसके बाद नरेश मेहता के 3-4 प्रबंध काव्य हैं, ये आपको ध्यान देने हैं मोस्ट रूप से। संशय की एक रात प्रबंध है, महाप्रस्थान इनका प्रबंध है, प्रवाद पर्व और शबरी, 4 प्रबंध काव्य लिखा है नरेश मेहता ने। प्रश्न बना भी एक जगह इनके प्रबंध काव्य के बारे में, इनके 3 प्रबंध काव्य दिया था, चौथा विकल्प दिया था उपयुक्त सभी। तो सभी प्रबंध काव्य हैं इनके। संशय की एक रात है, महाप्रस्थान है, प्रवाद पर्व है और शबरी है। आगे देखते हैं, एक इनकी लंबी कविता है। शमशेर की लंबी कविता अमन का राग था, अज्ञेय की लंबी कविता शाधवीड़ा थी और नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता पूछी जाती है। तो समय देवता शीर्षक इनकी एक लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। तो समय देवता नरेश मेहता की लंबी कविता है, ध्यान देंगे। 4 प्रबंध काव्य है इनके। इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनको आप चाहे तो देख सकते हैं। 3 दी गई है। ऊसस 1 2 3 4, किरण धेनुए चाहता मन। तो ऊसस, किरण धेनुए, चाहता मन, ये नरेश मेहता की सब अन्य रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं हमारे, कौन आते हैं, धर्मवीर भारती। तो बहुत छोटे से हैं, इसी पेज पे हैं, देख लेते हैं इनको। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। बिल्कुल, इनका आप पढ़ेंगे कौन सा, गुनाहों का देवता, तो पता लग ही जाएगा, प्रेम के कवि हैं ये। इनकी कनुप्रिया भी इनकी बड़ी अच्छी कविता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, 5 कविताएं हैं। ठंडा लोहा 1952, अंधायुग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 और देशांतर।
तो प्रश्न बनेगा धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह तो ठंडा लोहा 1952। ध्यान देंगे ये, इनकी सारी रचनाएं ध्यान देंगे। ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीतवर्ष और देशांतर। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। कनुप्रिया में क्या है? राधा और कृष्ण का प्रेम वर्णित है। देशांतर में विदेशी कविताओं का संग्रह है। और प्रमथ्यु गाथा, प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की एक लंबी कविता है। प्रमथ्यु जो है वो एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। क्या है? यूनानी पौराणिक पुरुष है। तो प्रमथ्यु गाथा लंबी कविता, धर्मवीर भारती की भी लंबी कविता मिल गई, प्रमथ्यु गाथा। ठीक। मदन वात्स्यायन है, तो मदन वात्स्यायन के बारे में आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह था। केवल इतना ही इनके बारे में आपको ध्यान देना है, बाकी इनकी रचना वचना आपको ध्यानवान नहीं देना है। मदन वात्स्यायन किस सप्तक में संकलित है ये ध्यान देना है। और इनका मूल नाम था लक्ष्मी निवास सिंह, मदन वात्स्यायन का। इसके बाद आते हैं सक्सेना। तो सक्सेना को देखा जाए, देख लिया जाए। सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियां प्रकाशित हो गई हैं, जैसे काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पे टंगे लोग। तो ये सक्सेना की कविताएं हैं, सब ध्यान देंगे आप। काव्य संग्रह हैं। काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पे टंगे लोग। सक्सेना की कुछ चर्चित कविताएं भी हैं जो कि निम्नांकित हैं, उन्हें भी ध्यान देना है। इन्होंने लिखा है कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, फिर लिखा है अहम से मेरे बड़ी हो तुम, फिर लिखा है विगत प्यार, फिर लिखा लिपटा रजाई में, फिर लिखा मैंने कब कहा। तो सक्सेना की 5 कविताएं देखा हमने। कॉफी हाउस में मेलोड्रामा, अहम से बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। कॉफी हाउस में मेलोड्रामा इम्पॉर्टेंट है, अहम से बड़ी हो तुम ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिपटा रजाई में 3 कविताएं इनकी केवल महत्वपूर्ण हैं। और काव्य संग्रह में काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पे टंगे लोग आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार हमने सक्सेना को समाप्त किया। अब आते हैं केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह ये नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते थे। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो निम्नांकित यहाँ पे दी गई हैं, 7 रचनाएं। तो देख लीजिए। केदारनाथ सिंह ने लिखा है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, बाघ इनकी लंबी कविता है, टालस्टाय और साइकिल। तो 7 रचनाएं केदारनाथ सिंह का हमने देखा। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, टालस्टाय और साइकिल। तो ये आपके केदारनाथ सिंह की रचनाएं थी। उत्तर कबीर पे व्यास सम्मान मिला है इनको। अब इनकी कुछ कविता है 3 ठो चर्चित, ये भी देख लीजिए। एक तो इनकी कविता है बनारस, दूसरी है अनागत, तीसरी है फर्क नहीं पड़ता। तो अनागत, बनारस और फर्क नहीं पड़ता। जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। कौन कहते हैं? केदारनाथ सिंह कहते हैं। तो इनकी कविताओं पे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं जो कि निम्नलिखित हैं। तो ये भी हमें देखना है। फिर शाठोत्तरी कविता आ जाएगा, उसको देखेंगे। फिर समकालीन कवि और काव्य संग्रह आ जाएगा, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद समकालीन कवि चलेंगे, फिर समकालीन कवित्रियाँ आ जाएंगी, फिर पंक्तियाँ आ जाएंगी, उसको देखेंगे। फिर पंक्तियाँ हमारी चलेगी, पंक्ति हैं, ज़्यादा है पंक्ति।
फिर नवगीत आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 या 4 क्लासें अभी होंगी हमारी। ठीक 3 या 4 क्लासें होंगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, गद्य विधाओं में एंट्री कर जाएंगे। तो अभी 3 या 4 क्लासें इस पर हमारी होंगी। उसके बाद हम गद्य विधा पढ़ेंगे, फिर उसको भी धड़ाधड़ पढ़ के क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। आप लोग इसे कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। नोट्स, बेहतर नोट्स है ये आपके लिए, जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास है भी। ठीक, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इतना भी आपको तैयार होना चाहिए। तो 40-42 क्लास हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि 50 क्लास से पहले हम लोग नई कविता अपना पूरा ये समाप्त कर देंगे। फिर 50 क्लास में गद्य विधा उधा जो बचा रहेगा देखेंगे। तो वहाँ पे भी ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कुछ प्रयोगवाद के अन्य कवि हैं, इनको हम देखेंगे कल से। आज इतना ही, ठीक, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा क्या है, जितना पढ़े कम ही है। आजकल बहुत कम दिन रह गया है, 60-65 दिन रह गए हैं पेपर में, तो जितना पढ़े कम ही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ये मेरी सुबह से चौथी क्लास थी आपके लिए। 3 क्लासें आपको मिल गई होंगी। चौथी क्लास है ये हमारी। 2 ठो हमने बच्चन सिंह की बुक का बनाया था, एक आधुनिक का और एक दूसरा इतिहास का। फिर 50 आपको 1 लाइनर प्रश्न दिया था और फिर उसके बाद ये बुक आपको पढ़ के मैंने दिया। तो सारी क्लासें आप देखिएगा। और गोविंद पांडे की यदि पीछे की क्लासें आप नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।